दुल्हन बनी आयत मुसलसल रोई जा रही थी। सामने खड़ी औरतें और बच्चे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। जब एक बच्चे ने अपनी माँ का दुपट्टा जरा सा खींच कर पूछा, अम्मा क्या ये लड़की हमारे चाचा की दुल्हन है? ये सुनकर आयत ने जख्मी नजरों से उस बच्चे की तरफ देखा जो उसे रोता देखकर अपनी माँ से पूछ रहा था, तुम चुप कर जाओ। अमीर खान सामने सोफे पर बैठी आयत का जी चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। तभी गोलियों की आवाज गूंजी थी और वो पूरी की पूरी दहल कर रह गई थी। कुछ ही देर में वलीद खान ज़ादा बड़े गुस्से से अपनी बंदूक पकड़े सनान खाने में दाखिल हुआ और उसे देखकर आयत अगला सांस लेना भूल गई थी। मोरे, ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों बैठी? इसे मेरे कमरे में क्यों नहीं छोड़ा? ये लड़की अमानत है। हमारा बच्ची वापस आएगा और ये अपने बाप के घर जाएगा। यह हमारी बिरादरी का नहीं है वलीद। अपनी वालिदा की बात सुनकर वलीद कहने लगा, इस वक्त हम कुछ नहीं सुनना चाहता अम्मा। इस लड़की को हमारे कमरे में भेजो। अपनी इज्जत और गैरत का बदला हम कैसे लेगा ये हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर बीच में कोई भी आया, माँ कसम गोली मारने से पहले सोचूंगा नहीं। ये सुनकर सभी खवातीन डरी थी, लेकिन आयत का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे काटो तो लहू ना निकले। सबके सामने वलीद आयत के पास आया, उसकी कलाई पकड़ी तो वो रोने लगी। हमको छोड़ो, हमारा कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं किया हमने और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके सर पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। वो आयत को अपने कमरे में ले गया और वहां जाकर उसका हाथ पूरी तरह से झटका कि वो गिरते हुए बची थी। फिर कहने लगा, बस एक रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा और फिर सारी जिंदगी तुम मेरे नाम पर बैठी रहोगी। तुम्हें भी तो पता चले कि गैरत का पामाल होना किसे कहते हैं। वलीद खान ज़ादा की रगों में पठान का खून कभी गैरत पर समझौता नहीं करता। वलीद खान ज़ादा की आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। आयत घबराकर दीवार के साथ लग गई। नहीं प्लीज, मेरा कोई कसूर नहीं। वो पूरी की पूरी कांप रही थी। हाँ, मगर तुम्हारे वकील मंगेतर का तो है। वो होता कौन था बिना वली की इजाजत के मेरी बहन का निकाह करवाने वाला, जबकि वो अंडर एज थी। वो धाड़ते हुए बोला, आपको गलत फहमी हुई है। रुस्तम ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं प्लीज। मेरा कोई कसूर नहीं। आयत ने रोते हुए कहा था, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे उस वकील को तो मैं अदालत में घसीटूंगा, लेकिन मेरी बहन को किसी आवारा के साथ निकाह पढ़वाकर भगवानी की सजा तुम उसके मंगेतर होने के नाते भुगतोगी। ये कहकर वो उसके करीब पहुंच गए। आयत के बहते आंसुओं की परवाह किए बगैर कहने लगा, चलो उतारो अपना ये उरूसी जोड़ा। तुम इस घर के हर मर्द का दिल बहलाओगी ताकि तुम्हारा वो मंगेतर पल पल मरे। आज मेरी बारी है, कल मेरा बड़ा भाई आएगा और परसों छोटा भाई, ताकि तुम्हारे मंगेतर को पता चल सके कि हमारे घर की लड़की को भगाने का क्या अंजाम होता है। यह सुनकर तो आयत की जान निकली थी। ये कहते ही वलीद ने आयत की कलाई पकड़ी और खुद सोफे पर बैठते ही उसे खींचकर अपनी थाई पर बिठा लिया और उसकी चोली की जिप खोलने लगा। दुल्हन बनी आयत 1 घंटे पहले तक ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे उस मकाम तक ले आएगी। वो रोए जा रही थी, सामने खड़े शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन वलीद के सर पर खून सवार था। निकाह के स्टेज से उस लड़की को गन पॉइंट पर निकाह करवा कर अपने साथ लाया था, और वो भी अपनी गैरत का बदला लेने के लिए। कितनी खुश थी वो रुस्तम से उसकी शादी पसंद की थी। वो एक नामवर वकील था। पिछले 1 साल से दोनों की मंगनी हो चुकी थी। शादी पर दोनों घरानों में काफी जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। रुस्तम की रोज आयत से बात होती थी। उसकी मोहब्बत भरी बातें आयत को शर्माने पर मजबूर कर देती थी। पिछले 2 साल से रुस्तम के ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। मेहंदी की रस्म पर जब वो रुस्तम के साथ बैठी तब उसका हाथ थाम चुका था। मीठी मीठी बातें उसके कानों में किसी रस की तरह घुलने लगी थी। आने वाली जिंदगी के ख्वाब मजीद हसीन तर होने लगे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आने वाली अगली रात उस पर कयामत टूट पड़ेगी। शादी पर उरूसी लिबास में जिसने भी आयत को देखा था, नजरें हटा ली थी। उसकी वालिदा कहने लगी कि मेरी बेटी को अल्लाह बुरी नजर से बचाए। जब इसे निकाह के लिए स्टेज पर उसकी वालिदा ने बिठाया
और अभी निकाह खां ने निकाह शुरू ही करवाया था कि गोलियों की गूंज ने सबको दहला कर रख दिया था। वो कोई 10 अफराद थे जो बंदूकों के साथ अंदर दाखिल हुए थे। आए दिन में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें देखकर रास्ता जरूर खड़ा हो गया था। एक नौजवान रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो कहने लगा कि तुमसे कहा था ना 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरी बहन वापस नहीं आई तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे छीन लूंगा। रुस्तम कहने लगा, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन उस नौजवान ने रुस्तम का गिरेबान पकड़कर हाथ में पकड़ी पिस्टल उसके सीने पर तानी थी। आज मैं तुझे बताता हूं कि तेरा कसूर क्या है। ये कहकर उसने रुस्तम को पीछे धक्का दिया और फिर आयत के पास आ गया। आयत तो हक्का बक्का उसे देखती रह गई थी। उसके साथ आए नौजवान उसके वालिद पर, रुस्तम के वालिद पर और रुस्तम पर पिस्तौलें तान चुके थे। आयत तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में वलीद उसके बराबर में बैठ गया। फिर मौलाना साहब को कहने लगा, निकाह पढ़वाए। मौलाना साहब, वलीद वल जुबैर खान। ये सुनकर मौलाना साहब के साथ साथ आयत ने भी हैरत से वलीद की तरफ देखा था, लेकिन रुस्तम को 2 अफराद ने पकड़ रखा था और तीसरे नस पर पिस्तौल तान रखी थी। वो दोनों की गिरफ्त में फड़फड़ाया था। कहने लगा, वलीद तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बात करो। वो कहने लगा, वलीद खान गैरत का बदला गैरत से यहां से लेकर ही जाएगा। मौलाना साहब, निकाह शुरू करवाओ। वलीद वल जुबैर खान। रुस्तम तो यूं था कि गुस्से से पागल हुआ था। कहने लगा, मौलाना साहब निकाह मत पढ़वाइएगा। हाथ में पकड़ी पिस्टल वलीद ने आयत के सर पर रखी। उसकी तो जैसे जान निकली थी। कहने लगा, लड़की आंखों के सामने तेरे इस आशिक को भी मार दूंगा, इसीलिए कोई भी ड्रामा मत करना। ये कहकर दूसरे हाथ में रखी पिस्टल को उसने मौलाना साहब की तरफ किया था। दोनों हाथों में पिस्टल सी मौलाना साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, लेकिन बार बार रुस्तम यही कहता रहा, आयत निकाह मत करना। लेकिन वलीद का एक इशारा ही उसकी जान भी ले सकता था और आयत की भी। वो कहने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम सबको भून के यहां से चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आयत समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत बदहवास थी, पूरी की पूरी कांप रही थी। निकाह के इजाबो कबूल पर उसके आंसू तवातुर से बह रहे थे। फिर निकाह नामे पर साइन करते हुए भी आंसू निकाह नामे पर गिर रहे थे। निकाह होते ही वलीद ने आयत की कलाई पकड़ी और उसे बाहर ले गया। आयत के वालिद तो वहीं पर गिर गए थे। एक अफरा तफरी का माहौल सा पैदा हो चुका था। रुस्तम ने फौरन से पुलिस में फोन किया था, लेकिन रातों रात वलीद आयत को कहां लेकर गया था रुस्तम के जहन गुमान में भी नहीं था। वो दीवानों की तरह हर जगह उसे ढूंढ रहा था। गाड़ी में बिठाते वलीद ने अपने एक बंदे को इशारा किया, जिसने जेब से एक रुमाल निकाला और आयत की आंखों पे बांध दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखें क्यों बंद गई हैं? कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? ये लड़की, एकदम चुप हो जाओ वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिस्टल की नोक उसने आयत के गले पर रखी थी। कहने लगी, जान से तो तुमने मार डाला है, मेरे मुर्दा वजूद का तुमने क्या करना है? मेरी बिरादरी में तुमने मेरे माँ बाप को जलील कर दिया, मार दो मुझे जान से। वो चिल्ला कर बोली थी, ए लड़की अपनी जबान बंद रखो वरना। ये कहने के बाद वलीद पीछे बैठते हुए शख्स से कहने लगा, इसका मुंह भी बांध दो, बहुत जबान चलती है इसकी। वो उसका मुंह भी बांध चुके थे। कहने लगा, अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ भी बांध दूंगा। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ रही थी। चाहकर भी ना तो आयत ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और ना ही मुंह पर बंधा रुमाल खोलने की उसकी हिम्मत हुई थी। वो बेहद घबराई हुई थी, बेतहाशा परेशान थी। कई घंटों की मुसाफत के बाद पता नहीं कहाँ लाकर जीप रुकी थी। फिर जाकर आयत की आंखों और मुंह से रुमाल खोला गया था। आंखें धुंधला धुंधला दिखा रही थी। सामने बहुत बड़ा घर था। वलीद जीप से उतर चुका था। दूसरी जानिब आकर उसने आयत की कलाई पकड़ी और उसे नीचे उतारा। तेज कदम उठाता हुआ वो दरवाजे तक पहुंच गया था। फिर अपने साथियों से कहने लगा, ये जीप वापस ले जाओ और एक सुनसान सड़क पर उसे छोड़कर वापस आ जाना, ऐसी जगह पर जहां इसका आशिक हमारी उस जगह तक पहुंचने की निशानदेही न लगा सके। ये कहने के बाद उसने फिर से दरवाजे को धड़धड़ाया था।
तभी दरवाजा खुला तो सामने मुलाजिम ने जब वलीद को एक दुल्हन बनी लड़की के साथ देखा तो मोरे मोरे पुकारने लगा। एक उधेड़ उम्र औरत आई थी। मोरे यूं गुस्से में वलीद को देखकर कहने लगी, तुम कहाँ गए थे? तुम तो पलवशे को लेने गए थे ना, कहाँ है वो? वो कहने लगा, मोरे पीछे हट, वो भी आ जाएगा। कलाई पकड़ जब वो आयत को अंदर लेकर आया तो मोरे कहने लगी, ये कौन है? ये किस लड़की को उठा कर ले आए हो? वो कहने लगा, निकाह करके लाया हूं। ये उसी वकील की होने वाली बीवी थी जिसने पलवशे का निकाह बिना वली के न जाने किससे करवा दिया। अब पता चलेगा उसे कि वलीद खानजादा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर मोरे कहने लगी, हमें इस लड़की का क्या फायदा? हमें हमारी पलवशे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वो भी बड़े गजबनाक लहजे में बोली थी। आज तो यूं थी जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। हमारी लड़की ने जो काम किया है वो जिंदा मिल भी गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसकी मौत तो लिख दी गई है। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। वलीद कहने लगा, मोरे जो कुछ इसके होने वाले शौहर ने किया है मैं तो बदला लूंगा। इसने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पूरा पूरा उस घिनौने काम में शामिल था और देख लेना कैसे वो पलवशे को ढूंढ कर लाकर यहाँ पेश करेगा और फिर पलवशे का आपने जो करना हो वो कर देना। लेकिन इस वकील को मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि दोबारा कभी किसी लड़की को बिना वली की इजाजत के निकाह नहीं करेगा। इतनी देर में उसकी भाभियां भी बाहर आ गई थी। वलीद ने अपनी एक भाभी की तरफ आयत को धकेला था। कहने लगा, भाभी इसको मेरे कमरे में बिठा दो, मैं आता हूँ। आयत की तो ये सुनकर एक पल को जान ही निकल रही थी। उसकी भाभी उसे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में ले गई जो बहुत वसी था। वहां ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर पूछने लगी, तुम कौन हो? लेकिन वो रोई जा रही थी। मोरे भी वहां पहुंच के कहने लगी, इस लड़के ने अच्छा नहीं किया। ये लड़की हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगी, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फायरिंग की आवाज के साथ जब वलीद वापस जनान खाने में आया तो उसकी बात ने जैसे फिर से आयत के होश उड़ाए थे। उसे अपने कमरे में ले जा चुका था। जो बात वलीद ने आयत से कही थी उसका जी चाहा कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो उसकी कलाई पकड़कर सोफे पर बैठकर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। वो पल में उसकी थाई पर जाकर गिरने के अंदाज से बैठी थी। वो अपना आप संभाल भी नहीं पाई थी जब वो अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसकी चोली की जिप खोल चुका था। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे वक्त दो, मैं रुस्तम से बात करूंगी। अगर वो तुम्हारी बहन को जानता हुआ तो मैं जरूर उसे मजबूर करूंगी कि वो तुम्हारी बहन को वापस कर दे। देखो देखो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मेरा कोई कसूर नहीं है। इससे पहले कि वो पूरी जिप खोलता और गुस्से में आगे बढ़ता तभी अचानक दरवाजा खटका था। वहीं से वलीद का हाथ ऊपर की जानिब हुआ। वो उसकी जिप दोबारा से बंद कर चुका था और उसका हाथ भी छोड़ चुका था। वो फौरन से खड़ी हुई, कहने लगा, कौन है? बाहर से धारदार आवाज आई थी, वलीद खान दरवाजा खोलो। बाहर से जुबैर खान की आवाज आई थी। अपने बाप की आवाज सुनकर उसने बेड पर गिरा दुपट्टा उठाकर आयत के ऊपर फेंका था जिससे वो अपना आप छुपाने लगी क्योंकि आगे और पीछे से चोली का गला बहुत गहरा था। वलीद कहने लगा, सर छुपाओ अपना, हमारे बाबा को बेपर्दा लड़कियां पसंद नहीं। ये कहकर उसने दरवाजा खोला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला एक जोरदार थप्पड़ वलीद के मुंह पर पड़ा था। बेगैरत का बच्चा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक लड़की को अगवा करके लाने का और इसे अपने कमरे में रखने का? जब तुम्हारा मोरे ने कह दिया था कि लड़की अमानत है तो इसका मतलब है कि लड़की अमानत है। लड़की, कमरे से बाहर निकलो। जुबैर खान ने बड़े गुस्से से वलीद से कहा था। आयत ने तो जैसे शुक्र किया था, जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन वलीद उसकी कलाई पकड़ चुका था। खान बाबा, ये हमारा बीवी है, हम निकाह करके लाया है। ये कहना था कि जुबैर खान ने उसके हाथ से आयत की कलाई छुड़वाई। खबीस का बच्चा, ये तुम्हारी बहन की अमानत में आया है। पलवशे आएगा और अपने किए की सजा भुगतेगा। ये लड़की तब तक सनान खाने में रहेगा और तुमने से आंख उठाकर भी देखा, खुदा पाक की कसम आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी। बाप के सामने वलीद नजरें झुकाने पर मजबूर हुआ था, लेकिन दांत भींच कर रह गया था। खान बाबा, हमारा बहन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कर सकता था, किसी के बहकावे में आया। मैंने सब कुछ पता करवाया। इसका मंगेतर पूरा पूरा इस काम में शामिल है। इसकी दोस्त ने पलवशे को बहकाया, मोहब्बत के जाल में फंसाया और इस वकील ने उसका साथ दिया और निकाह करवा कर न जाने उन दोनों को कहां भेज दिया। अब तक तो वो हमारी बहन का इज्जत बर्बाद कर चुका होगा और हम कैसे इसे छोड़ दे? हमारे अंदर आग लगा हुआ है खान बाबा,
हम इसे छोड़ेगा नहीं, आप बीच में मत आए। अब इसकी मंगेतर को ऐसी सजा देगा कि वह दोनों हाथों से खुद को मारेगा, खुद को नोचेगा। इसे पता तो चले कि उसने शेर की पछाड़ में हाथ डाला है। तब तक वो जुबैर खान के पीछे छुप गई थी। एक वली उसे अपनी पनाहगाह लग रहे थे, उसके बाप से भी बड़ी उम्र के थे। फिर वलीद आयत की तरफ देखने लगा, जो चोर आंखों से जुबैर खान के कांधे से वलीद को देख रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। ए लड़की, मेरे बाप के पीछे क्या छुप रही है? याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मत समझना कि तुम बच गई हो। जुबैर खान ने कहा, एक और थप्पड़ खा लोगे वलीद, इस लड़की की तरफ देखना भी मत। फिर पुकारने लगा, गुल बीबी। कुछ देर बाद ही मोरे वहां पहुंच गई थी। जुबैर खान कहने लगा, इस बच्ची को बड़ी इज्जत और एहतराम से रखा जाए, ख्याल रखना वलीद इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। वलीद बेचौताब खाकर रह गया था। आयत फौरन से मोरे के साथ चली गई थी। वो उसे एक कमरे में ले गई और कहने लगी, तुम फिक्र न करो, अपने बाप के सामने वलीद कुछ भी नहीं है। जब तक जुबैर खान है तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जब तक हमारी बेटी पलवशे वापस नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर कहने लगी, अलमारी में पलवशे के कपड़े हैं, जो चाहे पहन लो। ये कहकर मोरे कमरे से वापस जा चुकी थी। आयत पहले तो फूट फूट कर रोई थी, फिर अपना मुंह हाथ धोया, सारे जेवरात भी उतार कर एक तरफ रख दिए। अलमारी खोली तो पठानी कढ़ाई वाली फ्रॉक थी, उसने जल्दी से वो पहन लिया। बड़ी सी चादर नुमा दुपट्टे से खुद को लपेट भी लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रुस्तम ने ये सब कुछ किया होगा। देखने में ऐसा लगता तो नहीं था। उसने क्यों किया? किसी की बहन बेटी को घर से भगाकर उसका निकाह अपने दोस्त से क्यों किया? बेशक दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, भागे भी बाहमी रजामंदी से ही होंगे, लेकिन काम तो गलत था। माँ बाप की इज्जत के बारे में उस लड़की को भी सोचना चाहिए था, और उस नौजवान को भी। चलो उन दोनों ने नहीं भी सोचा तो वकील होने के नाते रुस्तम को दोनों को समझाना चाहिए था, अकल देनी चाहिए थी, ना कि उनका साथ देता। खुद तो रुस्तम ने जो करना था कर लिया, लेकिन आयत को बहुत बुरी मुसीबत में डाल दिया था। कुछ देर बाद ही वलीद की भाभी कमरे में आई थी। हाथ में खाने की ट्रे थी। कहने लगी, तुम खाना खा लो, फिर आराम कर लो। बड़ी मुश्किल से आयत ने बस आधी रोटी खाई थी। भूख तो जैसे उसकी मर ही चुकी थी। दोपहर का वक्त भी गुजर चुका था। पूरी रात तो सफर में गुजर गई थी। जब वो यहाँ पहुंची तो दिन का उजाला फैल चुका था और अब दोपहर भी खत्म होने वाली थी। दिल में अभी भी खौफ था कि कहीं वलीद उसके कमरे में ना आ जाए, या फिर उसके घर वाले भी उसे वलीद के हवाले न कर दें। बहरहाल शाम को मोरे फिर से आई। कहने लगी, तुम कमरे से बाहर आ सकती हो, वलीद कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। रात का खाना हमारे घर में मगरिब के बाद खा लिया जाता है, फिर सब सो जाते हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। वो कहने लगी, नहीं, मैं कमरे में ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं आना। आयत बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी। मोरे ने उसकी कलाई पकड़ी और कहने लगी, आ जाओ बेटा, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, हम हैं ना। उसका बाप अभी जिंदा है, उसकी जुर्रत नहीं है कि अपने बाप के सामने कुछ कहे। हमारे यहाँ खाना एक साथ खाया जाता है। मोरे उसे बाहर ले गई। दस्तरखान बिछा हुआ था, खाना भी लगा हुआ था। वो डरी सहमी मोरे के पीछे छुपी जा रही थी, क्योंकि दस्तरखान की एक जानिब तमाम मर्द बैठे थे और दूसरी जानिब घर की खवातीन थी। जब मोरे ने उसे अपने साथ बिठाया, प्लेट में पुलाव डाल कर दिया, साथ में चटनी थी, सलाद, लेकिन ऐन सामने वलीद बैठा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मुसलसल नजरें आयत पर गाड़े हुए था और उससे नवाला निगलना भी खाना मुश्किल हो रहा था। हर चम्मच के साथ वो पानी का घूंट पी रही थी। जल्दी खाना खाकर उठकर अपने कमरे में चली गई। 2-3 दिन में वो घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। एक बार उसने वलीद की भाभी से पूछा कि पलवशी घर से भागी कैसे। वो कहने लगी, वलीद के दोनों बड़े भाई पढ़े लिखे नहीं थे, अलबत्ता वलीद को तालीम हासिल करने का शौक था। उसने तालीम भी हासिल की और पलवशी ने जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए जिद की तो सबसे ज्यादा हिमायत वलीद ने ही की थी कि लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान है, बुरा नहीं, लेकिन पलवशी ने यूनिवर्सिटी के ही किसी लड़के से मोहब्बत का चक्कर चला लिया। हालांकि जानती थी कि हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं होती, पता ही नहीं चलने दिया उसने, इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसीलिए वलीद से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने वलीद के भरोसे को धोखा दिया। हमारे यहाँ भाग जाने वाली लड़कियों की बस एक सजा होती है, और वो होती है मौत। जिस दिन भी पलवशे हाथ लग गई, मर जाएगी और वो लड़का भी नहीं बचेगा। ये सुनकर आयत काफी खौफजदा हो गई थी। फिर कहने लगी, मेरा क्या होगा?
क्या आपका देवर मुझे छोड़ देगा? आयत को अपनी फिक्र सताई थी। हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर शादी करने का रवाज नहीं है। वलीद भी पलवशी के घर आते ही तुम्हें छोड़ देगा। दोनों भाभियों की बेटियां और बच्चे इतने बड़े थे जैसे कि छठी सातवीं जमात के, लेकिन लड़कियों के स्कूल को छुड़वा दिया गया था क्योंकि जो कुछ पलवशी ने किया था, दोनों भाइयों ने कहा कि हम अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाएंगे। हालांकि इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक की गई गलती सारी बिरादरी को भुगतनी पड़ती है। दोनों भाभियां इस बात पर अफसोस करती थी कि काश पलवशी एक कदम ना उठाती तो हमारी बच्चियां भी आगे बढ़ सकती। पूरा दिन गुजरने के लिए आयत के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो मर्दों के बाहर जाते ही बच्चियों को पढ़ाने लगती। वो भी आयत के साथ काफी बेतकल्लुफ सी हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी किताबें बंद की, कहने लगी, चाची बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आंख मिचोली खेलते हैं। आयत को अपने लिए चाची का लफ्ज कुछ अजीब सा लगा था। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी चाची नहीं। वो कहने लगी, लो चाचा की दुल्हन को चाची ही तो कहते हैं। अच्छा आओ ना, बाहर चलते हैं, आंख मिचोली खेलते हैं। आयत उनके साथ ही बाहर बने वसी से बाग में आ गई, जो कि खासकर घर की औरतों के लिए ही बनवाया गया था। वहां से घर के मर्द ही आते थे, किसी मुलाजिम और चौकीदार को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वो हवेली के पिछले जानिब बना हुआ था। सबसे पहले सबसे छोटी बेटी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी और सबको पकड़ने लगी। वक्त गुजरने का तो आयत को अंदाजा ही नहीं हुआ था। इनके साथ हंस भी रही थी, खेल भी रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तीनों लड़कियां अपनी बारी दे चुकी थी। जब आयत की बारी आई, वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आंखों पर पट्टी नहीं बनवाऊंगी। वो कहने लगी, ये क्या बात हुई? अब आपकी बारी है चाची जी, आपको भी बारी देनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्ची ने उसकी आंखें उसके ही दुपट्टे से बांध दी। कहने लगी, अब हमें ढूंढे। ये कहकर वो मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुपने लगी। वो अपना हाथ इधर उधर चला रही थी कि ऐन उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों बच्चियां खुश हो गई, लेकिन आयत को कहने लगी, जब तक आप हमें पकड़ नहीं लेती आप आंखों से पट्टी नहीं उतारेंगी। वो कहने लगी, अब तो बारिश शुरू हो गई है। लेकिन वो लोग बज़िद थे। वो तेज बरसती बारिश में ही हाथों से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक से किसी चट्टान वजूद से टकराई थी। इससे पहले कि गिरती, वो जो भी था उसकी कमर पर हाथ रख चुका था। फिर जो आवाज आयत के कानों से टकराई थी, उसे उसकी रूह तक लरस गई थी। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। वलीद की आवाज अपने करीब सुनकर आयत की तो गोया जान निकली थी। फौरन से अपनी आंखों से दुपट्टे को हटाया था। वो उसी को देख रहा था। तीनों भतीजियां चाचे के डर से भागम भाग घर के अंदर जा चुकी थी और आयत फंस चुकी थी। वो उसकी कमर पर बाजू की गिरफ्त और भी मजबूत कर चुका था और उसे बिल्कुल अपने साथ लगा चुका था। पानी की बूंदें आयत के चेहरे से बहकर उसके गले से कमीज के अंदर जज्ब होने लगी। होंठों पर भी पानी के कतरे थे। वो बुरी तरह से कपकपाने लगी थी। एक तो सर्दी की बारिश, फिर सर्द हवा जैसे उसे मजीद कांपने पर मजबूर किया था। इस पर उस संग दिल की कुर्बत ने रहे सहे आसान भी फतह किए थे। क्या समझा था तुमने? मुझसे बच जाओगी? मैं तो मौके की तलाश में हूं आयत बीबी। तुमसे बदला लिए बगैर तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। ये मत सोचना कि मेरे ही घर में रहते हुए तुम मुझसे बच सकती हो। आयत ने दोनों हाथ वलीद के सीने पर रखे थे ताकि फासला कुछ बरकरार रह सके, वरना तो वो शायद ये फासला भी मिटा देता। पीछे की जानिब इस वक्त कोई नहीं था। आयत कहने लगी, मुझे छोड़े वरना मैं। वो कहने लगा, वरना क्या? मेरे बाप को बताओगी? चलो ठीक है, अभी जो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, वो सब कुछ मेरे बाप को जाकर बताना। ये कहते ही वो बारिश से गिरने वाले उसके रुखसार पर बारिश के कतरे अपने होंठों से चुनने लगा। अपनी सुलगती सांसों से उसके रुखसार दहकाने लगा। फिर उसके होंठों पर ठहरे बारिश के कतरों को चुनते हुए उसे अपनी दस्तरस में ले चुका था। अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पर उतारने लगा। उसके हाथ भी अपने दूसरे हाथ से सीने से पीछे लेकर जा चुका था। मुकम्मल तौर पर उसे अपने साथ भींच चुका था। वो बेखुदी से जाने लगी थी। वो भी जहां जहां गुस्साखियां कर सकता था कर रहा था। आयत के निचले होंठ के किनारे से हल्का सा खून रिसने लगा। तभी वलीद ने उसे बख्शा था, फिर अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। आज के लिए इतना काफी है आयत बीबी। शहर की नाजुक लड़की हूं, खान की शिद्दत की ताब लाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। बेहाल करके उसे वहीं बारिश में भीगता हुआ छोड़कर जा चुका था। उसके पूरे वजूद को अपने लम्ब से मुतारिफ करवा चुका था और वो खड़ी आंसू बहा रही थी।
बस नहीं चल रहा था कि इस खान का गला दबा दे, जिसने मौका पाते ही उसे बता दिया था कि वो कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। जब जब उसे मौका मिलेगा उसके साथ ये सब कुछ करेगा। जब वो रोती हुई अंदर गई तो दोनों भाभियां किचन में पकौड़े बना रही थी। वो अपने कमरे में गई, सीधा वॉशरूम में जाकर शावर चला लिया। अपने वजूद से उसका लम्स मिटाने की कोशिश करने लगी। गर्दन पर लव बाइट का निशान काफी गहरा था। इन लम्हात को सोचते ही आयत को वलीद पर शिद्दत से गुस्सा आने लगा था। अपने कपड़े तब्दील करके दुपट्टा अच्छी तरह से बांध कर ही वो बाहर आई थी ताकि कोई भी उसकी गर्दन पर बना हुआ निशान ना देख सके। जैसे ही वो बावर्ची खाने में गई तो दोनों भाभियां कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम आ गई, बस पकौड़े तैयार है और चाय भी रख दी है, 2 मिनट में बन जाएगी। हम सब बैठकर पकौड़े खाएंगे तो बारिश का मजा भी दोबाला हो जाएगा। ऐन उसी वक्त किचन में वलीद भी आया था। बने हुए पकौड़ों से पकौड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। फिर कहने लगा, भाभी आपके हाथ में बहुत जायका है, बारिश और पकौड़े ना बने तो लगता है बारिश का मजा ही अधूरा है। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए आयत को देख रहा था जो माथे पर बल डाले तपी हुई खड़ी थी। भाभी कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर बावर्ची खाने का रुख करोगे। बारिश हो और तुम पकौड़े खाने के लिए किचन में ना आओ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बड़ी भाभी ने इसका कान पकड़ते हुए कहा था। दूसरी से मजीद पकौड़ा पकड़ने से रोक रही थी कि सब साथ खाएंगे। वो कहने लगा, ये मेरी बीवी को आपने किस खुशी में छुट्टी दे रखी है, इसे भी अपने साथ लगाया करें, कोई काम शाम करवाया करें, ये कोई नवाबजादी थोड़ी है। इसकी बड़ी भाभी कहने लगी, ये मेहमान है और मोरे ने मना किया है। फिर आयत की तरफ देखा, उसके होंठ पर जख्म देखा तो कहने लगी, ये क्या हुआ? आयत तो बुरी तरह से घबराई थी। एक नजर बरजस्ता वलीद की तरफ पड़ी जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। कहने लगी, कुछ नहीं, शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। वो सुनकर वली के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो चलता हुआ आयत के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, लगता है काफी खतरनाक कीड़ा था, पहली बार में गहरा जख्म दे गया। और भी कहीं काटा है तो बताओ, मेरे पास इस जहर का तोड़ है, कहो तो दवा लगा दूं। वजू मायनी बातों से इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट से उसे मजीद तपा रहा था, लेकिन वो पीछे हट गई। उसकी भाभी ने जब वलीद को आयत के करीब जाते देखा तो कहने लगी, वलीद तुम बाहर जाओ, ये लड़की मेहमान है, पलवशी आएगी तो ये वापस जाएगी, मत भूलो खान बाबा के कहे अल्फाज पत्थर पर लकीर होते हैं। भाभी ने वलीद की आंखों में आयत के लिए बढ़ती हुई वारफ्तगी देखकर उसे हकीकत से रूशनास कराया था। वलीद बावर्ची खाने से बाहर निकल गया, लेकिन जज्बात और बदले की रौ में जो गुस्ताखी आयत के साथ कर बैठा था, दिल तो उसका भी पहलू से निकल चुका था। बरसती बारिश में आयत का भीगा वजूद, फिर उसकी गुर्बत, उसकी हिचकिचाहट, अपनी बेखुदी, ये सब उसकी रातों की नींदें उड़ाने लगी थी। आंखें बंद करता तो उन्हीं लम्हात को महसूस करने लगता। नींद आने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वजूद की महक ने वलीद खान को पागल सा कर दिया था। जज्बात थे कि चैन नहीं लेने दे रहे थे। बस नहीं चल रहा था कि आयत को अपने कमरे में ले आए, मगर जुबैर खान से भी वाकिफ था। वो आयत को कभी बहू के तौर पर कबूल नहीं करते क्योंकि वो उनकी बिरादरी की नहीं थी। वलीद ने उसे बीवी बनाकर इज्जत देने के गर्ज से तो नहीं लाया था, बदला ही लेना चाहता था, मगर ये नहीं पता था कि जज्बात में उठाया कदम उसका चैन चुरा लेंगे। 3 दिन से वो ठीक से सो नहीं पाया था। 3 दिन से नींद सुकून से आयत को भी नहीं आई थी। सोती तो लगता वो कमरे में आ गए, उसके बराबर में लेट कर उसके साथ वैसे ही सब कुछ कर रहा हो जो उस रोज बारिश में किया था, और वो खौफ से उठकर बैठ जाती। बार बार कभी कमरे की कुंडी चेक करती तो कभी खिड़की को चेक करती कि सब कुछ लॉक है, कहीं से वो आ तो नहीं सकता। एक दिन वो अपने कमरे में भतीजियों को पढ़ा रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, तीनों भतीजियां डर गई थी क्योंकि वलीद ने उन्हें सख्ती से पढ़ने से मना किया था। ये उन्हें पढ़ता देखकर गुस्से से आग भगूला हुआ था। कहने लगा, तुम तीनों किताबें लेकर यहाँ क्या कर रही? कहा था ना फाड़ कर फेंक दो। अगर तुम लोगों को ये किताबें पढ़ते देखा तो नहीं जाओगी तुम लोग स्कूल और ना ही कॉलेज। आयत कहने लगी, क्या हो गया? बच्चियां हैं, अगर पढ़ रही हैं मुझे नहीं लगता कि आपको एतराज होना चाहिए। वो कहने लगा, भुगत चुका हूं मैं एक पर भरोसा करके, देख लिया है मैंने। आयत कहने लगी, जरूरी नहीं, जो कुछ परवरिशी ने किया आपके खानदान की हर लड़की वही करे। वो कहने लगा, ओ वकील की मंगेतर, चुप बैठो।
ایسی ہی باتوں نے پہلے ہی پلوشا کا دماغ خراب کیا ہے. تم شہر کی لڑکیاں ہی ہمارے خاندان کی معصوم لڑکیوں کا دماغ خراب کرتی ہو. ایسی ہی باتیں اس لڑکے نے بھی میری بہن سے کی ہوں گی, کیونکہ وہ ایسی تھی ہی نہیں. وہ تو گھر کے کبھی دروازے تک نہیں گئی تھی, کبھی زنان خانے سے باہر نکلنے کا اس نے سوچا تک نہیں تھا. لیکن تمہارے جیسے کسی شہری لڑکے نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا. پوری برادری نے ہمیں ذلت کی کھائی میں پھینک دیا. شکر کرو کہ میرے باپ نے تمہیں عزت سے رکھا ہے, ورنہ میرا بس چلتا تو میں تمہارے ساتھ. تینوں بھتیجیاں ڈر کے مارے کتابیں وہیں چھوڑ کر باہر نکل چکی تھی, اور وہ آیت کی آنکھوں میں خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگی, کیا رعایت بخشی ہے آپ نے میرے ساتھ؟ میں جانتی اپنے باپ کی بات کا کتنا احترام ہے آپ کی نظر میں. جب موقع ملتا ہے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. شکوہ کیے بغیر وہ نہیں رہ پائی تھی. یہ سن کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. یہ دیکھ کر تو اس کی جان نکلی تھی. کہنے لگا کہ اسی لمحے نے نیندیں اڑا دی تھی میری. پتہ نہیں اپنے لبوں کا کون سا جام پلایا ہے تم نے, بجائے پیاس بجھنے کے تشنگی اور بڑھ گئی ہے. دل چاہتا ہے کہ ولید خان پورے کا پورا تمہیں پی جائے. ایک بار تمہارا نشہ تو میرے سر سے اترے. کم بخت آدھی ادھوری ملاقاتیں زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ آیت کے پاس آ گیا تھا. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی, لیکن وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ جما کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا, بتاؤ مجھے ایسا کیا کیا ہے تم نے جو میری نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں. ابھی بھی ولید کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی تھی. اپنے ہونٹوں سے وہ اس کے لبوں کو رب کرنے لگا. آیت کب کپا رہی تھی. خود کو کسی طرح اس شخص سے چھڑوانا چاہتی تھی, مگر پیچھے دیوار تھی اور آگے وہ دیوار بن کر کھڑا تھا. اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کے پورے وجود میں جھرجھری سی آ رہی تھی. ایک سرشاری بھری لہر پورے وجود میں گھومنے لگی. دل بار بار مچل کر کہہ رہا تھا, جو ہو رہا ہے ہونے دو, آخر کو تمہارا شوہر, بس اسے اپنی مرضی کرنے دو. مگر دماغ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں, اسے اپنے قریب مت آنے دو. یہ اس کا کھیل ہے جو صرف تمہاری عزت برباد کرنا چاہتا ہے, اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اور پھر اگر کل اس کی بہن واپس آ گئی تو یہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا. کیا تم جانتی نہیں, اس نے خود تمہارے سامنے یہ اعتراف کیا تھا. جیسے اس کے دماغ سے یہ آواز گونجی, پوری قوت سے اس نے ولید کو دھکا دیا تھا. ولید جو اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو تیار تھا, اسے یوں دھکا دیتے دیکھ کر پیچھے ہٹا. اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر کی جانب آ گئی تھی. جب ولید نے اسے پیچھے سے پکڑا, فراک کی زپ ٹوٹتی چلی گئی. عین اسی وقت آیت نے چلاتے ہوئے دروازہ بھی کھول دیا. یہ اتفاق ہی تھا کہ سامنے زبیر خان کھڑے تھے. وہ سیدھا جا کر زبیر خان کے سینے سے لگی تھی. زبیر خان نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے کاندھے پر موجود چادر کو اس لڑکی کے شانوں پر گرا دیا, جہاں سے اس کا وجود پوریاں ہو رہا تھا. ولید جو پوری طرح سرشاری میں ڈوبا تھا, اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کے آسان خطا ہو چکے تھے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتا, زبیر خان فوراً آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر 3 تھپڑ ایک ساتھ اس کے منہ پر دے مارے. ناک سے خون کی ایک لکیر نکل آئی تھی. کہنے لگے, بے حیا لڑکے, کمینے, لعنت ہو تم پر. پتہ نہیں میری کون سی سزا کے بدلے میں تم جیسا بیٹا ہم کو ملا. جانتے بھی ہو تم کیا کرنے والے تھے. تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی کے قریب مت آنا, ورنہ کتوں کے آگے ڈال دوں گا. مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی. دفع ہو جاؤ اس گھر سے, تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. جب زبیر خان ولید کو دھکے مار کر نکالنے لگا اور آیت روتی ہوئی مورے کے سینے سے لگی تھی, اس سے بھی برداشت نہ ہوا. غصے سے اپنے گال کو مسلتا پھر اپنے باپ کو دیکھ کر فوراً سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا. شاید پہلی بار ہی تھا کہ وہ اپنے باپ سے زبان لڑانے والا تھا. غصے سے کہنے لگا, جو کیا وہ آپ نے غلط کیا. شرم مجھے نہیں آتی, آپ کو شرم نہیں آتی. بڑے بڑے جرگوں میں فیصلے آپ کے بغیر نہیں ہوتے. بڑے بڑے فیصلے جرگے میں آپ اکیلے کرتے رہتے ہو, اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ میاں بیوی کے کمرے میں بغیر دستک کے نہیں جاتے. رات کے وقت نہ آج تک میں اپنے بھائیوں کے کمرے میں گیا. مغرب ہوتی ہے تو میں نے تو بھائیوں کے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا. جانتا ہوں میاں بیوی اپنے کمرے میں موجود.
मैं तो अपनी माँ से बात करने के लिए भी कमरे में नहीं आता कि ये वक्त आपका और अम्मा का है। और आप कैसे शख्स हैं? आपका बेटा अपनी बीवी के साथ कमरे में है और आप बाहर खड़े सुन रहे हैं। जुबैर खान का तो चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे बताएं। अपने लब भींच कर रह चुके थे जब मोरे फौरन आगे बढ़ी और अपने बेटे को कहने लगी, बेटा जबान मत चलाओ अपने बाप के साथ, बाप है तुम्हारा। शायद ही आज से पहले किसी ने ये हिम्मत की, मगर जुबैर खान ऐसे ही थे। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अचानक पहुंच जाते थे। और अगर उनका कोई बेटा कमरे को लॉक लगाता तो उसे 100 बातें सुननी पड़ती थी। कैसे कौन से खजाने छुपा कर रखे हैं जो दरवाजे को लॉक लगा कर रखा है। इसलिए जब तक सही रात ना हो जाती उसके दोनों बड़े भाई और भाभियां तो एक दूसरे के करीब तक नहीं पटकते थे। मगर आज शायद वो पहला था इस घर में जो उन पर उंगली उठा चुका था। आय डरी हुई तो थी, मगर साथ मजीद खौफ के मिले जुले तासुरात से रोने की भरपूर शक्ल बना रही थी। मोरे से लिपट रही थी ताकि बस किसी तरह वो उसे अपने पास बुला ले। जुबैर खान अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर चुपचाप खड़े थे जब वो कहने लगा, बीवी है मेरी, और वैसे भी आप ही तो कह रहे थे कि मैंने इस लड़की के साथ निकाह करके गलत किया, मुझे बदला इसके मंगेतर से लेना चाहिए था। मगर मैं क्या करूं, ये बीवी है मेरी और मैं अब इसके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये भी यही चाहती है। वैसे भी हमारे खानदान में तलाक नहीं दी जाती। जब मैं इसे अपनी बीवी का दर्जा दे रहा हूं तो फिर किसी को क्या मसला है। जुबैर खान खामोश हो चुके थे क्योंकि वलीद ने बात ही ऐसी की थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगे, शायद मैं ही इस मामले में गलत था। मुझे अपने बेटे और बहू के कमरे में बिना इजाजत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये बच्ची तुम्हारे साथ जिंदगी का आगाज करना चाहती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तो आयत के रोंगटे खड़े हुए थे। पीछे खड़े वलीद ने उसे ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि खबरदार जो कोई ड्रामा किया वरना मैं बहुत ज्यादा सख्ती करूंगा। चुपचाप कमरे में चलो। एक गहरी सांस खारिज करके आयत ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है। यूं आधी रात को खड़ा होने वाला ड्रामा बंद हो चुका था और वो कमरे में आ चुके थे। अपनी कहानी पर अभी भी उसने अपने ससुर की चादर लपेट रखी थी। जब कमरे में आते ही सबसे पहले तो वलीद ने सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक किए, आगे पर्दे डाले और फिर गुस्से से उसे कहने लगा कि चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता था इतनी आसानी से मेरे चुंगल से निकल जाओगी? शायद भूल गई थी कि मैं वलीद खान जब तुम्हें निकाह के वक्त तुम्हारे घर से उठा सकता हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी अब यही सजा है कि तुम मेरे सामने खुद को हर पर्दे से आजाद करोगी और यहाँ मेरे करीब आकर हर वो काम करोगी जो मैं कहूंगा। वलीद उससे पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था, मगर ठंडे दिमाग से वो भी सोच चुकी थी। आयत कहने लगी, देखो वलीद, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम सारी जिंदगी ऐसे नहीं चल सकते जब तक समझो और समझकर हम कोई बीच का रास्ता नहीं निकालें। तुम बदला लेना चाहते हो ना, जरूर लेना, मगर पहले मेरी बात सुन लो। वो वलीद से कहने लगी कि तुम्हारा सबसे पहला मकसद तो अपनी बहन को ढूंढना है ना, तो हम पहले तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। तुम बजाय अपनी बहन को ढूंढने के और ये जानने के कि वो सच में महफूज हाथों में भी है या नहीं, उसने अपनी मर्जी से शादी की है या जबरदस्ती किसी ने उसके साथ निकाह किया और पता नहीं निकाह हुआ भी है या नहीं, इस हकीकत को जाने बगैर आप मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाकर खुद को गैरतमंद मर्द दिखा सकते हैं? वो जिस अंदाज में बोली थी वलीद घूर कर उसे देख रहा था। कहने की, देखो, अगर रुस्तम ने ऐसा किया है तो मैं जाऊंगी और जाकर रुस्तम से बात करूंगी। वो जो कुछ बोल रही थी कुछ कुछ तो वलीद के जहन में भी बैठ रहा था। रुस्तम से वो डायरेक्ट बहुत बार पूछ चुका था लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया था, हर बार इनकार ही किया था। अब अगर आयत उससे पूछती तो यकीनन वो बता सकता था। वलीद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर घूर कर देखने के बाद कहने लगा कि देखो लड़की, अगर तुमने कोई चाल चली ना या फिर अपने साका मंगेतर के साथ मिलकर तुम्हें हमारे खिलाफ कोई प्लान बनाना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं 6 गोलियां तुम्हारे और 6 गोलियां उसके दिमाग में उतारूंगी। इसीलिए जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। आयत हड़बड़ाते हुए उसे देख रही थी। उसे पूरा प्लान समझा रहा था और चुपचाप सुन रही थी। पूरी बात डिस्कस करने के बाद वो कहने लगी, अब तुम मुझे छोड़ दो, मेरे करीब मत आओ।
دیکھو میں تمہاری بہن کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی، مگر بدلے میں تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، فی الحال واقعی اس کے دماغ میں اس کی بہن کے خیالات گھومنے لگے تھے، اسی لیے اس کی بات مان گیا۔ خود وہ پوری رات بیڈ پر سویا تھا اور وہ صوفے پر ایک کروٹ ہو کر لیٹی ہوئی تھی، پھر ایسے ہی لیٹی ہوئی سو گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ اسے لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں اس کو اس کے اماں ابا سے ملوا لوں، جب سے یہاں پر آئی ہے ایک بار بھی ادھر نہیں گئی۔ وہ اسے لے کر جب آیت کے گھر پہنچا تو سب لوگ حیران تھے۔ آیت کے ماں باپ تو خوش ہو چکے تھے، فوراً اپنی بیٹی کو گلے لگا کر چومنے لگے۔ ولید کو دیکھ کر پہلے تو انہیں غصہ آیا تھا، مگر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ولید نے ان کی بیٹی کو خوش رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے ولید کو بھی عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا، اس کے لیے لوازمات کا انتظام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی بہن کے نمبر سے ہی اس نے رستم کو کال کی تھی تو اس نے فوراً ہی اٹھا لی تھی۔ اتنے ہفتوں بعد جب رستم نے آیت کی آواز سنی تو وہ جیسے تڑپ ہی چکا تھا۔ کہنے لگا تم واپس آ گئی، اس ولید نے تمہیں چھوڑ دیا، شکر ہے۔ مگر وہ کہنے لگی میں تم سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ رستم نے فوراً جگہ بتا دی تھی۔ ولید بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا، مگر کچھ فاصلے پر تھا۔ دونوں ایک پارک میں مل رہے تھے اور رستم تو والہانہ انداز میں اسے اپنے گلے سے ہی لگانے کو بےتاب تھا، مگر وہ اس سے ایک فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر اس ہٹلر خانزادہ نے یہ سب کچھ کرتے دیکھ لیا تو بنا بنایا پلان ناکام ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس روایتی بندوق کو لا کر فائرنگ شروع کر دیتا، وہ رستم سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے پلوشی کا نکاح کروایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے؟ بھلا آپ اس کا نکاح کیسے کروا سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ کے پاس اگر ایسا کوئی کیس ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے۔ اس وقت تو رستم بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا تم سے ہی کس نے کہا کہ یہ ولید خانزادہ اور اس کو خاندان سرفراہ خاندان ہے؟ میں نے تو آج تک پلوشی نام کی کسی لڑکی کا نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے۔ ہاں کورٹ میرج کے دفتر میں اس روز میں بیٹھا ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نکاح میں نے ہی کروایا تھا۔ یہ تو بعد میں معلومات دیکھی گئیں تو پتا چلا کہ وہ دونوں مجھ سے پہلے آئے تھے اور وکیل کے سامنے کورٹ میرج کر چکے تھے، مگر چونکہ ڈیوٹی کا وقت میرا شروع ہو چکا تھا اسی لیے میرا نام ہی درج ملا، اور یہ بات میں اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ دور کھڑا ولید جو بھلے ایک فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا مگر سب کچھ صاف صاف سن چکا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ رستم مزید صفائیاں پیش کر کے آیت کے قریب آتا، فوراً درخت کے پیچھے سے ولید نکل کر باہر آ چکا تھا۔ رستم کو ایک بار پھر گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کہ دیکھو رستم، اگر تو نے جھوٹ بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا سچ کہہ رہا ہے کہ تو وہ وکیل نہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں سچ ہی کہہ رہا ہوں، اور تم جیسے پاگل سرفرے پٹھان نے میری زندگی برباد کر دی، نہ صرف میری بلکہ آیت کی بھی، جانتے ہوئے 1 سال ہماری منگنی رہی اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گئے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اپنے اس ہتھیار سے مجھے خاموش کروا دو گے؟ ولید کو تو اور ہی ڈر لگنے لگا تھا، اصل گنہگار کوئی اور تھا اور اس نے رستم اور آیت کی زندگی برباد کر دی تھی، مگر اب کسی بھی حالت میں وہ آیت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا جو ہوا سو ہوا، مگر اب حقیقت یہی ہے کہ آیت تو میری بیوی، سمجھے؟ اس کے نصیب میں میرا ساتھ لکھا تھا سو میں اس کو مل گیا۔ چلو اب اپنا رستہ ناپو، ہمیں جو معلومات چاہیے تھی وہ مل گئی۔ یہ کہہ کر وہ رستم کو وہیں چھوڑ کر آیت کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ گاڑی میں لے آیا تھا، اور آیت غصے سے اسے دور کر کے کہنے لگی کتنے بے مروت انسان ہو تم، وہ شخص ہماری اتنی مدد کر گیا، تمہیں اصل وکیل کا نام بتا گیا اور تم غصے سے پاگل ہو رہے ہو۔ کہنے لگا چپ کر کے بیٹھو تم، سمجھ میں آیا؟ بیوی کو تو بیوی بن کر رہو، اب دوسرے وکیل کو میں چھوڑنے نہیں والا، دیکھنا میں اس کا کیا اشر کرتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ وہی مرنے اور مارنے والی باتیں کرنے لگا تو آیت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ولید خانزادہ، مجھے تو لگتا ہے تمہیں گٹی میں بھی یہ گولیاں اور بارود ہی بھر کر کھلایا گیا تھا، جب دیکھو مرنے مرانے کی باتیں کرتے رہتے ہو، تو تمہیں ایک کانٹا بھی چبھے گا نا تو تمہاری چیخیں نہیں بند ہوں گی۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی تھی کہ ولید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں میں خود ایک لڑکی ہوں اور عزت غیرت سے اچھے سے واقف، پلوشی کو صحیح سلامت گھر لانا میرا کام،
और मैं उसे लेकर भी आऊंगी, मगर एक शर्त पर कि वो जैसे भी हुई, जिस हाल में भी हुई, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे और उसकी जान तो हरगिज नहीं लोगे, समझे? वलीद उसकी हाँ में हाँ मिला चुका था। कुछ देर बाद ही वो उस वकील तक पहुंच चुके थे। वलीद तो सामने नहीं गया, मगर आयत गई थी। जब उस वकील से उसके फ्लैट में मिली तो वकील को पहचान चुकी थी, उसके जानने वालों में से ही था। बातों ही बातों में जब आयत ने उससे पलवशे के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, सीधी सी बात है, लड़के ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे कि हमारा निकाह पढ़वा दो, इसलिए वक्त से पहले ही बच्ची का शनाख्ती कार्ड बनवाया गया, फिर उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया गया। मगर वो बच्ची बहुत रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, मगर मैं क्या कर सकता था। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। बातों बातों में आयत ने जब पूछा तो उस वकील ने अपने दोस्त का पता भी बता दिया था। मजीद इंतजार करना बेकार था, इसलिए फौरन गाड़ी का रुख उसी जानिब मोड़ लिया। पलवशे को घर से गए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। एक आलीशान घर के बाहर गाड़ी रुकी थी, बिल्कुल शहरी तर्ज का बना हुआ महल नुमा घर। अंदर से लोग आ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई तकरीब चल रही हो। आयत ने वलीद को वहीं गाड़ी में बैठने को कहा, मगर वो उसके साथ ही आया था। दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। जब सामने का मंजर देखा तो दोनों के कदम नहीं रुक गए थे। वलीद के चेहरे के तासुरात बदलते देखकर आयत भी चौंकी थी, क्योंकि सामने खड़ी वो लड़की पलवशे थी जो कि बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजी हुई बैठी थी और उसके सामने खुश्क मेवाजात के बड़े बड़े थाल रखे हुए थे और न जाने कैसी रस्में खानदानी रवायात के मुताबिक अदा की जा रही थी। वो हामला थी और जिस लड़के से उसने शादी की थी वो उस खानदान का इकलौता लड़का था। पहली बार मां बनने की खुशखबरी पर उन्होंने पूरे खानदान की दावत रखी थी। पलवशे सब में हंसती मुस्कुराती बैठी थी। वलीद तो हत्थे से उखड़ कर रह गया था। उसे ढूंढने के लिए कहां कहां मारा मारा नहीं फिरा था और ये यहाँ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। आयत चलती हुई आगे आई तो आयत को देखकर पलवशे ने उसकी तरफ देखा था। वो उसे पहचान नहीं पाई थी। जब आगे बढ़कर उसने पलवशे का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया तो वो फौरन हिचकिचाते हुए कहने लगी, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। मगर आयत संजीदगी से कहने लगी, भाभी हूं मैं तुम्हारी। मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में अगर कोई वबाल आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब पीछे खड़े वलीद को देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। लड़का शाहजेब भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वलीद आगे बढ़कर उस लड़की को मारने के लिए आया, मगर आयत उसे रोक चुकी थी। हर कोई उनकी जानिब देख रहा था। जब आयत ने बात संभालते हुए पलवशे की तरफ देखा जो फौरन भाई के कदमों में गिर चुकी थी, अपने भाई की टांग से लिपटकर वो रोते हुए कहने लगी, भाई आप इस गए, मुझे पता था मुझे ढूंढ लेंगे। मैंने आपको बहुत मिस किया था भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने ये गलती की। उस वक्त हामला थी और उसका यूं नीचे बैठना शाहजेब को तड़पा चुका था। फौरन आगे बढ़कर उसे उठाने लगा और कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, नीचे मत बैठो, तुम्हारे हिस्से की माफिया मैं मांग लेता। उसे किसी तरह उठाने की कोशिश में लगा था, जबकि वलीद मुट्ठियां भींच कर ये सब कुछ देख रहा था। शाहजेब इससे पहले कि कुछ कहता, वलीद उसे गिरेबान से पकड़ चुका था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की लड़की को वरगलाने की, मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की? मगर वो कहने लगा, फिर क्या करता? आप लोगों के हाथ तो खानदान से बाहर शादी करने की इजाजत ही नहीं है, और वैसे भी ये फैसला हम दोनों की मर्जी से हुआ है, हमने किया है, और मैंने आपकी बहन को इज्जत से अपने घर में बहू का दर्जा दिया है। ये तो आपके खानदान की रवायात है जिन्होंने हमें मजबूर किया, वरना हम तो कभी भी ऐसे शादी न करते। आयत ने ही उन दोनों को छुड़वाया था। वलीद को समझाने लगी कि ठंडे दिमाग से काम लें, बैठकर बात सुने। आपकी बहन प्रेग्नेंट है, ये अल्फाज ही उसके दिल पर चुरियां चला चुके थे। मगर बहरहाल अब कुछ हो नहीं सकता था, जो होना था वो हो चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके वो रह गया। अपनी बहन की इतनी इज्जत, इतना मकाम इस घर में देखा तो कहीं न कहीं मुतमईन हो चुका था कि वो महफूज हाथों में है। वो बार बार रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर वो कहने लगा, नहीं, जब तक तुम्हें बाबा माफ नहीं करते मैं भी नहीं करूंगा। तुमने हमारे खानदान का नाम डुबोया है। धीरे धीरे जुबैर खान और बाकी के दोनों भाइयों को भी पता चल चुका था कि पलवशे मिल चुकी है। जुबैर खान तो गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुके थे, मगर आयत थे जिसने सबको समझाया था, उन्हें बताया था कि उसने गलती की है, गुनाह किया है, वो खुदा से माफी मांगेगी।
आप लोगों के सामने भी माफी मांगे कि बेहतर यह है कि माफ कर दिया जाए। पुरानी रवायात को मजीद मत दोहराएं। यूं किसी की जिंदगी छीन लेने का हक इस्लाम हमें नहीं देता। बड़े अच्छे अंदाज में उसने समझाया था। कई महीने लगे थे, तब जाकर उन्होंने पलवशे को कबूल किया था। धीरे धीरे ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे। मोरे कहने लगी कि अब आयत को हमें लगता है कि वो वापस भेज देना चाहिए। ये बच्ची तो बिला वजह ही हमारे गुस्से और बदले की भेंट चढ़ गई। मोरे ने ये अल्फाज सबकी मौजूदगी में कहे थे। वो ये वलीद का चेहरा देखकर बोली थी, जिसके चेहरे का रंग फौरन बदला था। अपनी जगह से खड़ा होकर कहने लगा, क्यों जाएगी ये कहीं? किस लिए जाएगी? बीवी है मेरी, शादी करके लाया हूं उसे। इतनी समझदार बीवी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। वो जिस अंदाज में बोला था, सबके चेहरों पर ही हंसी छाई थी। मोरे का तो कहकहा गूंजा था और जुबैर खान उसे बस घूर कर देख रहे थे। पहली बार शायद इतनी गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराए थे। फौरन हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीवी का गुलाम बन गया हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि बस यही ठीक है। आखिर को उसने हमारे खानदान को जोड़ा है, वरना शायद हम अपनी बहन को अपने हाथों से मार चुके होते। इसने हमारे जहनों से मैल निकाल लिया। बस यही रहेगी। भला सबको कहाँ एतराज था? सभी आयत के साथ घुल मिल चुके थे। वहीं वलीद के दिल में उसकी मोहब्बत भी बढ़ चुकी थी। आयत भी अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। पलवशे ने जो गलती की सो की, मगर आयत के ही कहने पर बाकी घर की लड़कियों की तालीम शुरू कर दी गई थी। आयत ने ही उन्हें समझाया था कि देखें, बच्चों पर बेजा पाबंदी लगाना उन्हें बागी कर देता है। अपनी बेटियों के साथ अपने ताल्लुकात को सवार रखें। उन्हें इतनी हिम्मत दें कि वो अपने दिल की बात आपसे कहते हुए डरे नहीं, और फिर अपने दिल की बातें करने के लिए वो किसी गैर महरम को जिंदगी में शामिल ना करे। अगर घर में ही मोहब्बत और एहसास मिल जाए तो कभी भी घर की बहन बेटी गैर महरम को अपने दुख नहीं सुनाती और उससे मोहब्बत नहीं करती। आयत ने घर का तो जैसे नक्शा ही बदल दिया था। भले कुछ छोटी बहुत है, मगर अब घर का हर फैसला आयत की मर्जी से ही होने लगा था। वलीद तो बस उसका दीवाना ही हो चुका था। जब भी मौका मिलता उसे बाहों में भर लेता और अपनी शिद्दतें उस पर लुटाता, और वो बेचारी तो अपनी गर्दन ही छुपाती रहती जिस पर वलीद की मोहब्बत के निशान बने होते। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, जब खुशी खुशी आयत ने अपना आप वलीद के सुपुर्द किया था, और एक शर्त पर ही उसने अपना आप वलीद को सौंपा था कि वो बात बात पर उस पर गुस्सा नहीं करेगा और ना ही कभी छोड़ेगा। वो बड़े प्यार से अपने लब उसके माथे पर रखकर उसे अपने घेरे में तंग करता उसके वजूद में शामिल होने लगा, और रात यूं ही गहरी होती चली गई।